लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। कॉपीराइट इज अ बंडल ऑफ राइट्स, एलेबोरेट। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि कॉपीराइट जो है एक बंडल ऑफ राइट है, कैसे आप बता सकते हैं कि ये बंडल ऑफ राइट है। ठीक है, तो आप एक मतलब लेमैन लैंग्वेज में मैं बताऊं आपको, तो आपने देखा होगा ट्रेडमार्क, आपने देखा होगा पेटेंट, उसमें क्या है, कुछ राइट्स हैं जो सीमित ही है। ठीक है, जैसे आपको आप पेटेंट ले लो, तो पेटेंट में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो कि आप उसके ऊपर इन्वेंशन करके आप उसको जो है किसी को सेल कर सकते हो, या उसको जो है किसी को लाइसेंस पे दे सकते हो, यही 2-3 काम कर सकते हो। ठीक है, आप ट्रेडमार्क में ले लो, आप अपने प्रोडक्ट उस ट्रेडमार्क पे प्रोडक्ट आपके प्रोडक्ट के ऊपर ट्रेडमार्क ले लो, फिर आप उस ट्रेडमार्क प्रोडक्ट को बेच सकते हो। ठीक है, किसी को दे सकते हो, उसमें भी 2 ही 3 आपको जो है राइट्स मिलते हैं। कॉपीराइट में बहुत सारे राइट मिलते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको कॉपीराइट को बंडल ऑफ राइट कहा जाता है। ठीक है, बंडल ऑफ राइट क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें आपको रिप्रोडक्शन का राइट मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूशन का राइट मिलेगा, ठीक है, पब्लिक परफॉर्मेंस का राइट मिलेगा। मैंने कुछ लिखा है, ठीक है, अगर मैं बुक को चाहूं तो बेच दूं, मैं चाहूं तो उससे उसमें से पढ़ के किसी को सुनाऊं और पैसे कमा लूं, मैं चाहूं तो उस चीज को किसी स्टेज पे परफॉर्म कर दूं, मैं चाहूं तो उस पे किसी को फिल्म बनाने के लिए बोल दूं। समझ रहे हो, मैं चाहूं तो किसी को बोलूं कि भाई ये खरीद लो, लेकिन मोरल राइट मेरा होना ही चाहिए, तुम फिल्म बनाओगे तो उसमें मेरा नाम होना चाहिए। क्यों, क्योंकि मैंने उसको बनाया है, तुमने पैसे दिए सिर्फ मेरे आर्टिकल के, लेकिन मेरे मोरल राइट मुझे मिलने चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपको मोरल राइट मिलता है। अडेप्टेशन भी कर सकते हैं, जो मैंने बताया अभी कि आपने नोवेल लिखा, आपको किसी के ऊपर उसको किसी को देना है कि फिल्म बनाओ इसके ऊपर, आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको मिलता है। अगर आप उसको पब्लिक में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, प्लेटफॉर्म पे कहीं परफॉर्म करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। किसी को देना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, भाड़े पे देना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। ठीक है, आप उसको रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। आपने एक नोवेल बनाया, आप चाहो तो 10,000 नोवेल उसका कॉपी करवा लो, बनवा लो, रिप्रोडक्शन करवा लो। राइट, तो इसीलिए कॉपीराइट को बंडल ऑफ राइट कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि जितने कॉपीराइट के अंदर आपको राइट मिलता है, उतना ना आपको पेटेंट में मिलेगा, ना आपको ट्रेडमार्क में मिलता है। ठीक है, ये मतलब शॉर्ट में था, अभी मैं पढ़ देता हूं अच्छे से। देखिए, when we say copyright is a bundle of right, it means the creator does not get just one right but a group of exclusive right। ठीक है, बहुत सारे राइट उनको एक साथ मिल जाता है जब वो कॉपीराइट ले लेता है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं कॉपीराइट को कि कॉपीराइट इज अ बंडल ऑफ राइट, क्योंकि वो एक साथ आपको बहुत सारे राइट दे के जाता है। ठीक है, अभी देखिए, द मेन राइट्स इन कॉपीराइट एक्ट, कॉपीराइट एक्ट के अंदर कितने कितने राइट आपको मिलते हैं, एक्सक्लूसिव राइट है ये सारे। ठीक है, और ये सारे सेक्शन 14 में डिफाइन है कि ये सारे राइट आपको मिलेंगे। पहला है रिप्रोडक्शन राइट, द राइट टू मेक कॉपीज ऑफ द वर्क इन एनी फॉर्म। ठीक है, आप उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हो। मैंने एक नोवेल लिखा, मैं चाहूँ तो 10,000 में उसको जो है बनवा सकता हूँ, ये मेरा राइट है। ठीक है, मैं अपने बुक का कॉपी करवा के बेच सकता हूँ, ये मेरा राइट है। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन राइट, मैं अपने बुक को चाहूँ तो किसी को बेच दूँ, राइट टू सेल, राइट टू रेंट, राइट टू डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, ये सारे राइट आपके पास आ जाते हैं। फिर है राइट टू पब्लिक परफॉर्मेंस, मैं चाहूँ तो मेरे नोवेल को किसी स्टेज पे परफॉर्म करूँ, कोई रोकेगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वो नोवेल मैंने लिखे हैं, उस पर कॉपीराइट मेरे हैं, तो मुझे कौन रोकेगा? तो मेरे को राइट टू पब्लिक परफॉर्मेंस का भी राइट मिल रहा है। ठीक है, राइट टू कम्युनिकेशन टू द पब्लिक, मैं चाहूँ तो उसको रोड पे किसी को सुना दूं, मैं चाहूँ तो ऑनलाइन मीडियम से किसी को बता दूं, किसी को सुना दूं। ठीक है, ये मेरे, तो मैं पब्लिक को कम्युनिकेट करने का भी राइट रखता हूँ। अडेप्टेशन और डेरिवेटिव वर्क राइट, एडेप्टेशन के बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि मैंने नोवेल लिखा, अब मैं चाहूँ तो इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ किसी फिल्म में।
ठीक है, मुझे कोई नहीं रोकेगा। क्यों? क्योंकि उसको मैंने ही बनाया था। तो कॉपीराइट जैसे ही किसी चीज के ऊपर मिल जाता है आपको, राइट टू कन्वर्जन आपके पास हो जाता है। ठीक है, मैंने हिंदी में लिखा, मैं चाहूं तो इसको मराठी में कन्वर्ट करके बेच सकता हूं। मैंने एक बुक में उस स्टोरी को छापा, मैं चाहूं तो उसको शॉर्ट मूवी बनवा सकता हूं, मैं चाहूं तो डॉक्यूमेंट्रीज बनवा सकता हूं, मैं चाहूं तो उसके ऊपर वेब सीरीज बनवा सकता हूं। ये मेरे राइट्स हैं। ठीक है, तो आपको एडेप्टेशन का भी राइट मिलता है। फिर लास्टली है मोरल राइट। आपने कोई भी मूवी या कुछ भी आपने आर्टिकल लिखा है, ठीक है, उसका अगर इनकेस अडेप्टेशन होता है, किसी ने मूवी बनाई या किसी ने कुछ ऐसा किया, तो उसमें ऐसा नहीं है कि आपसे उसने खरीद लिया तो आपका नाम नहीं रहेगा। ठीक है, नहीं, आपके नाम वहां पे फिर भी रहेंगे और आपके सौजन्य से ये फिल्म बन रहा है ये भी उसमें रहेगा। तो ये क्या है? ये आपका मोरल राइट है। क्यों? क्योंकि भाई आपसे जो खरीदा गया, आपको पैसे मिले सिर्फ उस आर्टिकल के, लेकिन उसका जो क्रेडिट है बनाने का वो अभी भी तो आप ही के पास जाएगा कि भाई इसको बनाया किसने था, तो मिस्टर सो एंड सो ने। राइट, तो ये होता है मोरल राइट। इसका एक बहुत अच्छा केस लॉ था, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। एक बहुत बड़े वो थे, क्या बोलते हैं अपना, मतलब स्कल्पचर आर्टिस्ट थे। तो वो ना स्टेच्यू बनाते थे, स्टेचू जो देखोगे आप सुप्रीम कोर्ट में एक प्रतिमा लगा है, ठीक है, और उसमें आंख पे पट्टी बंधा था, ऐसा कुछ। तो ना एक पहले जमाने का एक कोई पार्लियामेंट ऐसा था, तो वहां पे उस आर्टिस्ट के, वो बहुत फेमस आर्टिस्ट था, तो उसका ना उस आर्टिस्ट का ना मतलब 2-3 ऐसे स्टेचू थे जो उस पार्लियामेंट में लगा था। तो जब रिनोवेशन होने को आया ना उसका, उस प्लेस का, तो उसके सारे स्टेचू को भंगार में जाके फेंक दिए। ठीक है, तो उसको किसी ने बताया कि वो जो वो मतलब उस स्टेचू को बाहर रखा है रोड साइड में भंगार में, तो सभी को पता है कि ये स्टेचू फलाने आदमी के द्वारा ही बनाया जा सकता है क्योंकि यही मास्टरमाइंड है। ठीक है, तो वो जो स्टेचू को लोग देखते थे तो इनका नाम खराब हो रहा था जिसने वो बनाया था। तो वो सुप्रीम कोर्ट गया, उन्होंने कहा कि सर ऐसे अगर कोई भी स्टेचू उसने खरीदा है और मैंने बनाया है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर मेरा मतलब मोरल राइट नहीं है। उसका क्रेडिट तो अभी भी मेरा ही है कि मैंने बनाया है, भले आपने पैसे दे के खरीदे। ठीक है, तो इससे क्या है, मेरा मोरल राइट वायलेट हो रहा है। अगर आप मेरे किसी स्टेचू को रोड पे ऐसे ही फेंक दें और मेरा सबको पता है कि ये फलाने व्यक्ति ने ही बनाया क्योंकि इतना अच्छा वही बना सकता है, तो इससे मेरा नाम खराब होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मेरे मोरल राइट जो हैं वो वायलेट हो रहे हैं। तो कोर्ट ने एग्री किया कि आप अगर किसी आर्टिस्ट के या कोई भी जिसके ऊपर कॉपीराइट लिया गया है, अगर उसका कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जिसका आप ऐसे मतलब वायलेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप मोरल राइट को वायलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है, तो ये मतलब कुछ ऐसे राइट्स हैं जो अदर प्लेटफॉर्म पे आपको अवेलेबल नहीं है। आपको पेटेंट में नहीं मिलेगा इतने सारे राइट, आपको कॉपीराइट ये ट्रेडमार्क में इतने सारे राइट नहीं मिलेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो इसीलिए कॉपीराइट को बंडल ऑफ राइट कहा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। व्हाट आर द ग्राउंड्स फॉर अपोजिशन टू ग्रांट ऑफ अ पेटेंट? ठीक है, ये हमने ट्रेडमार्क में देखा था कि कैसे अपन अपोज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही कभी कभी कॉपीराइट में भी पूछा जा सकता है। अभी यहाँ पे पेटेंट के बारे में पूछा है, तो पेटेंट का जो है, जब आपको ये 13 मार्क्स में पूछा जा रहा है, ठीक है, तो आपको दोनों साइड से लिखना है। मैंने आपको बताया था कि जब कोई पेटेंट ग्रांट होता है तो ग्रांट से पहले तो अपोजिशन का सिस्टम ही है प्रोसीजर में। ठीक है, आफ्टर ग्रांट भी आप अपोज कर सकते हैं। अगर इनकेस आपको जब सामने वाले को पेटेंट ग्रांट किया जा रहा था और उस समय पे जो अपोजिशन का स्टेज था, उस समय पे आपको अवेयरनेस नहीं थी। ठीक है, आपको पता नहीं था कि यहाँ पे ऐसा ऐसा सीन है। जब उसको पेटेंट ग्रांट हो गया तब आपको पता चला कि भाई उसको पेटेंट मिला है और उसके बारे में आपको जानकारी थी कि ये इलीगल है, उसका तो है ही नहीं। ठीक है, तो बाद में भी आप अपोज करके उसका कैंसिल करा सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे धनपत सेठ वर्सेस नीलकमल वाला जो केस था,
उसमें नीलकमल ने जो अपोजिशन किया था वो आफ्टर ग्रांट किया था, ठीक है, और तब सुप्रीम कोर्ट ने उसको गलत ठहराया और कैंसिल कर दिया उसका जो ग्रांट हुआ था पेटेंट, ठीक है। तो ऐसा, तो जब आपको अपोजिशन के बारे में पूछे ग्रांट में तो आपको दोनों लिखना है, ठीक है। टाइप्स ऑफ अपोजिशन, प्री ग्रांट अपोजिशन, ठीक है, सेक्शन 25 के 1 में बताया गया है। पोस्ट ग्रांट अपोजिशन सेक्शन 25 के सब क्लॉज 2 में बताया है, ठीक है। ये दोनों ही जो अपोजिशन का जो ग्राउंड है वो सिमिलर है, ऐसा नहीं है कि प्री में कुछ एक्स्ट्रा हो जाएगा पोस्ट में कुछ एक्स्ट्रा हो जाएगा, कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है। ग्राउंड सेम ही है। फर्क ये होता है कि आप पेटेंट देने से पहले ऑब्जेक्शन लिए थे या पेटेंट देने के बाद ऑब्जेक्शन ले रहे हो, ठीक है, लेकिन ग्राउंड ऑफ ऑब्जेक्शन सेम ही है, ग्राउंड ऑफ अपोजिशन सेम ही है। पहला लैक ऑफ नोवेल्टी, ये मैंने कई बार बताया आप लोगों को कि जब कोई पेटेंट ग्रांट होता है तो पहले उसमें नोवेल्टी देखा जाता है, ठीक है। नोवेल्टी का मतलब नयापन, उसमें कुछ नया है या नहीं है, कि पहले से ही कुछ था उसी को घिस पीट के नया बना दे, नहीं होना चाहिए ऐसा, ठीक है। तो अगर कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाए गए हैं, ऐसे इन्वेंशन किए गए हैं जिसमें नोवेल्टी है ही नहीं, ये पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, ठीक है, तो फिर उसको अपोज किया जा सकता है। लैक ऑफ नोवेल्टी इज अ ग्राउंड फॉर अपोजिशन। दूसरा है लैक ऑफ इन्वेंटिव स्टेप्स। आप जब कोई इन्वेंशन करते हो तो बहुत सारे स्टेप्स लिए जाते हैं जो जेन्यून होते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई ऑब्वियस स्टेप्स आपने लिए हैं, ठीक है, और आपने उसको एक्सप्लेन नहीं किया है डिस्क्रिप्शन के टाइम पे जब इन्वेंशन के लिए गए थे, ठीक है, और पता चलता है कि आपके इन्वेंटिव स्टेप्स में बहुत सारे लैकिंग है, तो ये भी एक ग्राउंड होगा आपके पेटेंट को अपोज करने का, चाहे आफ्टर में हो चाहे बिफोर में हो, ग्राउंड बनता है। तीसरा है नॉट इंडस्ट्रियल एप्लीकेबल। आपने जो भी इन्वेंशन किए हैं उसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है ही नहीं, आप सिर्फ जो बनाए हो सिर्फ आपके घर में ही यूज हो रहा है वो, बाकी दुनिया को उसका कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो ऐसे में आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। अगर उस चीज में कुछ इन्वेंशन पे काम कर रहा हूं तो उसका सभी को यूज होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि उसका किसी को यूज नहीं है तो फिर आपको क्यों मिलना चाहिए उसके ऊपर पेटेंट, ठीक है। तो कोई भी इन्वेंशन जिसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होगा उसी को पेटेंट मिलेगा। अगर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन नहीं है, मतलब लार्ज नंबर ऑफ सोसाइटी पीपल को वो यूज में नहीं आने वाला है, तो फिर उसको नहीं मिलेगा। फोर्थ है नॉन पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर। मैंने आपको बताया था कुछ ऐसे प्रोहिबिटेड सब्जेक्ट मैटर है जिसके ऊपर आप इन्वेंशन तो कर लोगे लेकिन आपको पेटेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। मैंने बताया था एग्रीकल्चर से रिलेटेड, मैंने बताया था सर्जिकल से रिलेटेड, मैंने बताया था एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड, राइट। तो ऐसे कुछ प्रोहिबिटेड हैं इन्वेंशन जिसके ऊपर आपको पेटेंट नहीं मिल सकता, तो यही है नॉन पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर। अगर आपने नॉन पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर के ऊपर इन्वेंशन किया था और कंट्रोलर ने दे भी दिया तो वो अपोज करने के ग्राउंड में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रॉन्गफुल फाइलिंग। आपने फ्रॉड फाइल करते समय कुछ फ्रॉड किया, ठीक है, या किसी और ने बनाया था आपने उसका कॉपी कर लिया, ठीक है। तो ऐसा कुछ रॉन्गफुल अगर फाइलिंग करते हैं और बाद में पता चलता है कि यार ये इन्वेंशन किसी और ने किया था, आप सिर्फ क्लेम करने के लिए यहाँ पे आ गए हो, तो ये भी एक अपोजिशन का ग्राउंड होता है। इनसफिशिएंट डिस्क्लोजर, आपको बताया था मैंने जब अपन पेटेंट के लिए एप्लीकेशन करते हैं तो आपको प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन देना होता है फर्स्ट टाइम पे, मतलब आपको विस्तृत जानकारी देनी होती है फर्स्ट टाइम पे। फिर आपको 12 महीने के बाद प्रायोरिटी डेट उसको बोलते हैं, फिर आपको कंप्लीट स्पेसिफिकेशन देना पड़ता है, ठीक है, तब आपको पेटेंट ग्रांट होता है। तो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन क्या होता है? डिस्क्लोजर ही होता है कि आपने उसमें क्या क्या चीजें यूज की हैं, कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं, क्या आप में नया है, ठीक है,
क्या पहले नहीं था, ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ती है। अगर आपने उस चीज में कहीं ना कहीं कोताही बरती है, ठीक है, आपने इनसफिशिएंट डिस्क्लोजर दिए हैं, सारी चीजें आपने नहीं बताई हैं, ठीक है, तो ये भी एक ग्राउंड होगा रिजेक्शन का, ठीक है। नेक्स्ट है एंटिसिपेशन बाय प्रायर यूज। इफ द इन्वेंशन हैज बीन यूज्ड पब्लिकली इन इंडिया बिफोर फाइलिंग द पेटेंट। आपने कोई इन्वेंशन किया है और उस इन्वेंशन का पहले से ही मार्केट में चल रहा है, ठीक है, उसका पहले से ही किसी ने पेटेंट ले रखा है, तो आपको उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगेगा, आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। और नेक्स्ट है लास्ट, कॉन्ट्रावीन पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी। आपके किसी इन्वेंशन के लिए, ठीक है, जिसके ऊपर आपको मिलने वाला था पेटेंट, वो इमोरल है, ठीक है, और अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट है, तो वो ऑब्जेक्शन के योग्य है, फिर आपको पेटेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे ग्राउंड है। प्री में भी आप इसको लिख सकते हैं। अगर आपको स्पेसिफिक पूछे कि व्हाट आर द ग्राउंड्स फॉर अपोजिशन टू ग्रांट ऑफ अ पेटेंट प्री, ठीक है, तो प्री ग्रांट में भी आप लिख सकते हैं। अगर आपको पोस्ट ग्रांट स्पेसिफिक पूछे तो आप उसमें भी लिख सकते हैं। अगर आपको सिर्फ पूछे कि अपोजिशन ऑफ ग्रांट बताइए, ठीक है, तो आप उसमें दोनों का जिक्र करें तो आपका थोड़ा सा डिटेल में जाएगा, ठीक है। अब कौन कर सकता है, हु कैन फाइल अपोजिशन, प्री ग्रांट अपोजिशन एनी पर्सन कैन फाइल, ठीक है, कोई भी, लेकिन वो उससे जुड़ा होना चाहिए। अब मेरा कोई दूर दूर तक इन्वेंशन से कोई लेना देना नहीं है, मैं फाइल करके क्या करूंगा, ठीक है। तो ऐसे आदमी करे ना जिसका कोई उसमें रुचि हो, उसका इंटरेस्ट हो, ठीक है। सेम है पोस्ट ग्रांट में भी वही है, कोई भी कर सकता है, ठीक है, लेकिन ये याद रखिएगा पोस्ट ग्रांट में ऐसा नहीं है कि मन मर्जी है, जब मन हुआ तब उठा के आ गए, नहीं। पोस्ट ग्रांट में आप 1 साल के अंदर ही ऑब्जेक्शन ले सकते हैं, उसके बाद आप नहीं ले पाएंगे, ये हमेशा याद रखना। प्री ग्रांट में तो एक स्टेज आता है, हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई पहले सर्च करना है, ठीक है, जो भी मैंने पूरा प्रोसीजर बताया था आपको, सर्च करो, एप्लीकेशन करो, ठीक है, फिर एग्जामिनेशन करेंगे, फिर पब्लिकेशन होगा, फिर ऑब्जेक्शन होगा, फिर जो है ऑब्जेक्शन क्लियर करके ग्रांट होगा, ठीक है। तो ये तो भाई सिस्टम है, तो उसको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन पोस्ट ग्रांट में कब तक कर सकता है ऑब्जेक्शन, तो पोस्ट ग्रांट में कोई भी कर सकता है विद इन अ ईयर, ठीक है, जब उसको पेटेंट मिला सामने वाले को, तो उसके विद इन 1 ईयर में आप उसका ऑब्जेक्शन ले सकते हैं, उसके बाद आप नहीं ले सकते, ठीक है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को पता चलता है कि किसी को पेटेंट मिला है, ठीक है, और वो पेटेंट मोरली करेक्ट नहीं है और किसी ने उसका ऑब्जेक्शन भी नहीं लिया, ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसको अपोज कर सकता है, ये भी बात याद रखना है आपको। अभी प्रोसीजर क्या है अपोजिशन का, तो आपको एक एप्लीकेशन करना पड़ेगा, ठीक है, फिर सामने वाले जो पेटेंटी हैं उसको एक नोटिस जाएगा, फिर वो अपना डिफेंस रखेगा, दोनों पार्टी का हियरिंग होगा, जैसे लोकल कोर्ट में होता है ना, मैंने केस फाइल किया, ठीक है, तो अब सामने वाले को नोटिस जाएगा, सामने वाला आएगा, मैं आऊँगा, दोनों अपनी बात रखेंगे, फिर कोर्ट डिसीजन लेगा। वैसे ही होता है इसमें भी, ठीक है। आपको एप्लीकेशन करना होता है कि भाई मुझे अपोज करना है, आपके पास जो भी एविडेंस है आप वो लगाइए, ग्राउंड दिखाइए, फिर आपके ग्राउंड से अगर सामने वाला जो कंट्रोलर है अगर उसको लगेगा कि आपके ग्राउंड में है दम, तो फिर सामने वाले को नोटिस जाएगा, सामने वाले को नोटिस जाएगा तो दोनों पार्टी आएंगे साथ में, फिर दोनों पार्टी में बहस होगा, फिर फाइनल डिसीजन आएगा, ठीक है। फाइनल डिसीजन में क्या होगा, अगर ग्राउंड सफिशिएंट थे तो फिर अब रिवोक कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर ग्राउंड सफिशिएंट नहीं हो गए तो जो अलाउड था वो अलाउड ही रह जाएगा, ठीक है, कॉमन है। तो यही है आपका क्या बोलते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन, समझ में आया सभी को। क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द राइट्स ऑफ ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड
ऑफ परफॉर्मर। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आपको राइट्स पूछ रहे हैं। अगर कोई ब्रॉडकास्टिंग में कॉपीराइट लिया है तो उसको उसके पास क्या क्या राइट्स हैं, अगर कोई परफॉर्मर है तो उसका क्या क्या राइट्स है। ठीक है, ये दोनों ही कॉपीराइट के अंदर कवर होते हैं, हमेशा याद रखना। कॉपीराइट के सबसेट में हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या क्या आता है, तो उसी में ये दोनों आते हैं, ब्रॉडकास्टिंग भी आता है, परफॉर्मर भी आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको दोनों के राइट्स पूछ रहे हैं। तो राइट क्या क्या है, ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन के राइट के बारे में सेक्शन 37 में बताया गया है। पहला है री ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, मैंने कोई ब्रॉडकास्ट बनाया, मैंने कोई मूवी मतलब मैंने कोई ये बनाया, कोई वीडियो बनाया। ठीक है, तो उसके ऊपर कोई और वीडियो नहीं बना सकता, मेरा कॉपी करके कोई और रिलीज नहीं कर सकता। ठीक है, विदाउट मेरे परमिशन। मैंने कुछ ऐसा वीडियो ब्रॉडकास्ट किया, ठीक है, न्यूज चैनल पे या यूट्यूब पे कहीं पे भी, तो मेरे बिना परमिशन के अगर वही वीडियो कोई कहीं और चला रहा है तो ये गलत है। ठीक है, तो मैं उसको रोकने का अधिकार रखता हूँ। ठीक है, उसके ऊपर केस करने का अधिकार रखता हूँ। तो ये है, तो ये जो राइट्स है आपके, प्रिवेंट करने के राइट्स यहाँ पे मिल रहा है। दूसरा है रिकॉर्डिंग द ब्रॉडकास्ट, प्रिवेंट मेकिंग रिकॉर्डिंग ऑफ इट्स ब्रॉडकास्ट विदाउट कंसेंट। अगर कोई आपके टीवी पे कोई प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, और वो आपने ब्रॉडकास्ट किया है, ठीक है, तो उसको कोई और कॉपी करेगा तो आप उसके ऊपर एक्शन ले सकते हो, अगर वो विदाउट कंसेंट आपके ब्रॉडकास्ट को कॉपी कर रहा हो तो। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन टू द पब्लिक, प्रिवेंट द ब्रॉडकास्ट फ्रॉम बीइंग शोन इन द पब्लिक प्लेस और ऑनलाइन विदाउट ऑथराइजेशन। मैंने कोई मूवी बनाई, ठीक है, उसके ऊपर मैंने ब्रॉडकास्टिंग का वो कॉपीराइट ले लिया। अब वो मूवी जब तक मैं नहीं चाहूँगा तब तक पब्लिक प्लेस में नहीं आना चाहिए। ठीक है, और यह पब्लिक को कोई और नहीं दिखाएगा। सही बात है ना, मैंने मूवी पे इतना खर्चा किया, अभी सब पब्लिक को दिखा देगा तो फिर मैं क्या कमाऊंगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे दिया गया है कि आप किसी को भी रोक सकते हैं कि वो पब्लिक में वो आपका ब्रॉडकास्ट जो है नहीं दिखाए बिना आपके परमिशन के। नेटफ्लिक्स पे भी जो मूवी लगता है बाद में, आपको पता होगा, कोई मूवी थिएटर में आया, ठीक है, बाद में वो किसी ओटीटी पे आता है, तो वो ओटीटी वाला भी परमिशन लेता है। और परमिशन ऐसे नहीं कि भाई दोस्त है तू कर, ऐसा नहीं होता है। परमिशन में भी अच्छा खासा पैसा लेता है वो, ठीक है, तब जाके वो ओटीटी पे रिलीज होता है। तो ये सारे जो हैं आपके इसके अंदर ब्रॉडकास्टिंग में आपके पास राइट्स होते हैं। और नेक्स्ट है आपका कॉमर्शियल यूज, आप उस ब्रॉडकास्ट को कॉमर्शियल यूज कर सकते हैं, अगर कोई एक्सप्लॉइट करता है तो आप उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, ये सारे राइट्स जो हैं आपके पास होते हैं ब्रॉडकास्टिंग के लिए स्पेसिफिक। ठीक है, 25 ईयर्स का राइट रहता है। ठीक है, इसके बाद आपको अगर उसको कंटिन्यू करना है तो रिन्यूअल करा सकते हैं, नहीं तो आप चला सकते हैं इसे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, वैसे तो छोड़ ही देते हैं ना, मूवी बना, ठीक है, जितना चला चला, पैसा आ गया बस हो गया, ठीक है, अब पब्लिक में आ जाने दो। फिर यूट्यूब पे आपने देखा होगा आ जाता है मूवी, तो कौन इतना ध्यान दो, एक फिल्म के पीछे कौन इतना लंबा जीवन खपाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग में 25 ईयर्स तक का ही रखा गया है। नेक्स्ट है आपका राइट्स ऑफ परफॉर्मर। परफॉर्मर कौन होता है, जो परफॉर्म करता है कहीं पे भी, चाहे वो रोड पे परफॉर्म करता हो, चाहे वो किसी स्टेज पे परफॉर्म करता हो, ठीक है, चाहे वो किसी म्यूजिक सेरेमनी में परफॉर्म कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, अगर वो परफॉर्म कर रहा है, चाहे वो एक्ट के ज़रिए परफॉर्म करता हो, चाहे वो सिंगिंग के ज़रिए हो, चाहे वो डांस के ज़रिए हो, ठीक है, चाहे वो किसी लिटरेरी वर्क को परफॉर्म कर रहा हो, वो सारे ही परफॉर्मर्स में आएंगे। ठीक है, परफॉर्मर वो भी होता है जो आपने देखा होगा ना, स्नेक वाला जो सांप लेके घूमते हैं ना और रोड पे दिखाते हैं, वो भी परफॉर्मर में ही आता है। ठीक है, तो ये सारे, तो ये हो गए आपके परफॉर्मर के एग्जाम्पल। अब इनके पास राइट क्या क्या होता है, तो पहला है रिकॉर्डिंग ऑफ परफॉर्मेंस। मैं अगर डांस कर रहा हूँ स्टेज पर, ठीक है, तो वो मेरे ही राइट हैं कि मैं उसको वीडियो बना के यूट्यूब पे डालूं।
या कहीं पे भी डालूं, अगर कोई और मेरे वीडियो बना के कहीं पे डाल रहा है तो मैं परफॉर्मेंस राइट के तहत उसके ऊपर एक्शन ले सकता हूं। ठीक है, क्योंकि वो कंसर्ट जो है, लाइव कंसर्ट जो है वो मेरा है। ठीक है, और उसमें जो परफॉर्म हो रहे हैं वो मैं कर रहा हूं, तो रिकॉर्डिंग ऑफ परफॉर्मेंस का राइट आपके पास है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ब्रॉडकास्टिंग ऑफ परफॉर्मेंस, आपका परफॉर्मर कहीं हो रहा है, ठीक है, आप कहीं पे परफॉर्म कर रहे हो, आप चाहो तो उसको यूट्यूब पे लाइव कर सकते हो, कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि आप उसके ओनर हो, उसको परफॉर्म आप कर रहे हो। ठीक है, तो ब्रॉडकास्टिंग का भी आपके पास राइट होता है। रिप्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्डेड परफॉर्मेंस, आपने कोई परफॉर्म किया, आपने उसको रिकॉर्ड कर लिया, अब चाहो तो उसको कॉपी बना के डीवीडी बना के बेच भी सकते हो, आपके पास उसका राइट है। तो रिप्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्डेड परफॉर्मेंस का भी राइट आपके पास होता है। और नेक्स्ट है कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन, अगर कोई आपका वो परफॉर्मिंग वीडियो जो है, अगर वो किसी मूवी में या एड में या कहीं पे भी आपके बिना सहमति से यूज हो रहा है तो आप उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, ये जो परफॉर्मर राइट होता है वो 50 साल के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो यही है दो मेन, एक है परफॉर्मर्स के राइट और एक है ब्रॉडकास्टर के राइट। ठीक है, ब्रॉडकास्टर के राइट 25 साल के लिए मिलते हैं और परफॉर्मर के राइट 50 साल के लिए मिलते हैं। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस इन डिटेल व्हाट वर्क्स कैन बी कॉपीराइटेड अंडर द कॉपीराइट एक्ट। ये हम लोगों ने पहले भी शॉर्ट नोट में देखा था, कॉपीराइट में कितने सबसिस्ट हैं। ठीक है, यहाँ पे भी वही पूछ रहा है कि कॉपीराइट में कितने टाइप के वर्क होते हैं जो कवर हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कॉपीराइटेबल वर्क के बारे में बताना है। ठीक है, आर्टिस्टिक वर्क, ड्रामेटिक वर्क, म्यूजिकल वर्क, लिटरेरी वर्क, ये सारे वर्क जो हैं कॉपीराइटेबल वर्क हैं। किसको कॉपीराइट का ओनरशिप मिलता है? ऑथर को। ठीक है, ऑथर कौन होता है? या तो उसके ऊपर पैसा लगाया हो, ठीक है, या उसको लिखा हो, दो ही लोग ऑथर हो सकते हैं मेनली। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो कॉपीराइट के अंदर कितने कैटेगरीज हैं जिसके ऊपर कॉपीराइट मिलता है? तो सबसे पहला है लिटरेरी वर्क के ऊपर। ठीक है, लिटरेरी वर्क में क्या आएगा? लिटरेरी वर्क में आएगा वर्ड्स एक्सप्रेस। ठीक है, किस पे? नोवेल में, स्टोरीज में, पोयम में, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में अगर कोई सॉफ्टवेयर लगा है उसमें, लेटर में, रिपोर्ट्स में, टैबलेट्स में, कंपाइलेशन में। ठीक है, तो ये सारे जो है लिटरेरी वर्क के अंदर कवर होते हैं। ठीक है, दूसरा है ड्रामेटिक वर्क। ड्रामेटिक वर्क मतलब वर्क्स दैट कैन बी परफॉर्म्ड और एक्टेड। ठीक है, चाहे प्लेज हो गया, चाहे ड्रामा कर लो, या स्क्रिप्ट लिख लो, या कोरियोग्राफिंग कर लो। ठीक है, ये सारे के सारे ड्रामेटिक वर्क में आते हैं। नेक्स्ट है म्यूजिकल वर्क। म्यूजिकल वर्क में क्या आएगा? मेलोडी दे रहे हैं, ठीक है, लिरिक्स बजा रहे हैं, सॉन्ग्स गा रहे हैं, कंपोजिशन कर रहे हैं, ये सारे म्यूजिकल वर्क में आएंगे। नेक्स्ट है आर्टिस्टिक वर्क। आर्टिस्टिक वर्क का मतलब जिसमें आर्ट का यूज किया गया हो, चाहे वो पेंटिंग हो, ड्राइंग हो, स्केचेस हो, स्कल्पचर हो, आर्किटेक्चर हो, फोटोग्राफी हो, या इनक्रेविंग हो। इनक्रेविंग का मतलब वो जो डिजाइन बनाते हैं ना छेद करके वॉल में, उसको इनक्रेविंग बोलते हैं। या आपने देखा होगा लकड़ी का वास्तुकला जो उस टाइम पे आता था ना, उस जमाने में कैसा सुराही होता था, राजा का वो जो चप्पल होता था वो सब में पूरा डिजाइन बनता था, तो वो सारे कहीं ना कहीं इनक्रेविंग्स थे। कार्टून्स हो गए, ये सारे कहीं ना कहीं आर्टिस्टिक वर्क में कवर होते हैं। नेक्स्ट है सिनेमाटोग्राफ फिल्म। ठीक है, ये भी एक वर्क है, इसमें फीचर फिल्म्स आते हैं, शॉर्ट फिल्म्स आता है, डॉक्यूमेंट्री आता है, एनिमेटेड फिल्म आता है, वीडियो रिकॉर्डिंग आता है, ये सारे सिनेमाटोग्राफ वर्क में आते हैं। नेक्स्ट है आपका साउंड रिकॉर्डिंग वर्क। साउंड रिकॉर्डिंग में
ऑडियो सीडी का हो गया, ठीक है, पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग हो गया, स्पोकन वर्ड रिकॉर्डिंग हो गया, ऑडियो बुक हो गया, मूवी साउंड ट्रैक हो गया, ये सारे साउंड रिकॉर्डिंग वर्क में आते हैं। ठीक है, मैंने जो आप लोगों को हैंड नोट्स भेजे थे उसमें पूरा डिटेल में है, ठीक है, और मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही ये पूरा डिटेल में बताया है। इसमें तो कम दिया है, इसमें 4 ही 5 राइट्स दिए हैं, मतलब वर्क दिए हैं, उसमें मैंने बहुत सारे वर्क बताए हैं और डिटेल में। तो अगर आप हो सके तो वो नोट्स देख लेना एक बार, और मेरे फर्स्ट लेक्चर देख लेना इस सीजन के, ठीक है। पिछले सीजन का भी बहुत सारा है मेरे यूट्यूब पर, लेकिन इस सीजन का देखना, ठीक है। तो ये सारे हो गए आपके कॉपीराइट के अंदर कवर है हमारा। डिस्कस द ग्राउंड फॉर प्री ग्रांट अपोजिशन टू पेटेंट। देखो एक सवाल कितने बार पूछा जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ प्री ग्रांट पूछा है, उस समय पे सिर्फ ग्रांट अपोजिशन पूछा था, और एक बार पोस्ट ग्रांट भी पूछा हुआ है। तो आपको ये अपोजिशन का हमेशा याद रखना, ठीक है, क्या क्या ग्राउंड है, कौन फाइल कर सकता है, प्रोसीजर क्या है, अभी ही मैंने बताया, वही सवाल यहाँ पे फिर से पूछ रहा है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे सिर्फ प्री ग्रांट स्पेसिफिक पूछ रहा है, तो ग्राउंड मैंने बताया सेम ही है, तो अपने को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पेटेंट। पेटेंट के लिए एसेंशियल क्या है, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पेटेंट को डिफाइन कर देना है, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि कोई भी 13 मार्क्स के सवाल आप बनाओ तो पहले आप उसके डेफिनेशन दो, ठीक है, डिफाइन करो उसको कि सवाल किसके कॉन्टेक्स्ट में है। तो ये पूछ रहा है पेटेंट, तो पेटेंट के बारे में हम बताएंगे। पेटेंट क्या है? पेटेंट एक इन्वेंशन के लिए दिए जाने वाले राइट्स हैं, ठीक है, जो इन्वेंटर को मिलते हैं। किसके द्वारा दिया जाता है? गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। कितने दिनों के लिए मिलता है? 20 साल के लिए मिलता है, ठीक है, ये भी याद रखना है। अब यहाँ पे पेटेंट जो है वो लेने के लिए क्या क्या जरूरी है, आपके इन्वेंशन में क्या क्या होना चाहिए, ये आपसे पूछ रहा है। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पेटेंट, तो सबसे पहला है नोबल्टी। मैंने आपको अभी ही बताया था पीछे के लेक्चर में कि अगर कोई नोबल्टी नहीं है तो पेटेंट नहीं मिलता है। तो इसका मतलब है कि नोबल होना चाहिए। नोबल का मतलब न्यूनेस, मतलब नया होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कि पहले का कुछ है उसी को मॉडिफाई करके ला दिए और बोल दिए कि ये तो मैंने इन्वेंट किया था, नहीं चलेगा, बिल्कुल नया होना चाहिए, ठीक है। तो नोवेल्टी फर्स्ट एलिमेंट है जो एसेंशियल है। सेकंड है इन्वेंटिव स्टेप्स। इन्वेंटिव स्टेप्स ऐसे होने चाहिए जो ऑब्वियस होने चाहिए, नॉन ऑब्वियस होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ऑब्वियस हो, जैसे ऑब्वियसनेस का मतलब क्या होता है, हम सीधे रास्ते से जाएंगे, ठीक है, और वहां पे नमक थोड़ा सा लेंगे, फिर थोड़ा आगे जाएंगे, एक ग्लास लेंगे और उस ग्लास में पानी लेंगे, और ग्लास में पानी लिए उसमें नमक डाल देंगे तो पानी जो होगा नमकीन हो जाएगा। ये क्या है? ये ऑब्वियस है भाई, पानी में नमक डालेंगे तो ऑब्वियसली है ना कि वो खारा ही होगा। आपका इन्वेंशन तो तब होगा ना जब आप खारे पानी में नमक डालो और वो पानी मीठा हो जाए, तब मानेंगे यार ये तो अजूबा हो गया, यूनिक हो गया, उसको बोलते हैं इन्वेंशन। जो सभी को पता है अगर आप वही करोगे तो फिर उसमें कोई वो नहीं है, ठीक है, ऑब्वियसनेस नहीं है, नॉन ऑब्वियस होना चाहिए, ठीक है। आपके इन्वेंशन हमेशा नॉन ऑब्वियस होंगे, उसमें इन्वेंटिव स्टेप्स जो हैं आपके एकदम ऐसे हो कि यार ऐसा भी हो सकता है क्या, तब आपको पेटेंट मिलेगा। जो सभी को पता है उसके ऊपर आपको पेटेंट नहीं मिलता है। तो हमेशा इन्वेंटिव स्टेप्स जो होते हैं वो नॉन ऑब्वियस होने चाहिए। तीसरा है आपका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, ये मैंने पहले भी बताया था। ये इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन का मतलब क्या है कि आप जिस इन्वेंशन पे काम कर रहे हो वो पब्लिक एट लार्ज को यूज होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई वो किसी को यूज ही नहीं हो रहा है, कहीं पे उसका काम ही नहीं है, नहीं, उसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी होनी चाहिए, तभी उसके ऊपर आपको पेटेंट मिलेगा। तो ये तीसरा एसेंशियल हो गया। चौथा है पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर। आप जिस पे इन्वेंशन कर रहे हो वो पेटेंटेबल होना चाहिए,
प्रोहिबिटेड कैटेगरी में नहीं आना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। पांचवा है आपका एसेंशियल डिस्क्लोजर या सफिशिएंट डिस्क्लोजर। ठीक है, आप जो इन्वेंशन के लिए आपने स्पेसिफिकेशन दिया है उसमें आप पूरी बातें सही से बताओगे और क्लियरली, कहीं पे भी आप कुछ छिपाओगे नहीं और कुछ वहां पे वेग या इनकम्प्लीट ये इंफॉर्मेशन नहीं दोगे। ठीक है, तो आपका सफिशिएंट डिस्क्लोजर भी एक एसेंशियल एलिमेंट होता है। ठीक है, इसके बाद है आपका यूनिटी ऑफ इन्वेंशन, ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। ठीक है, ट्रू इन्वेंटरशिप ये जरूरी है कि भाई आपका जो इन्वेंशन है उसके मालिक आप होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी और का कॉपी करके, चुरा के, फ्रॉड करके, रॉन्गफुल गेन करके आप किसी और का लेके जाके पेटेंट ले रहे हो, तो ये गलत है। ठीक है, एसेंशियल में ट्रू इन्वेंटरशिप आपके पास होना चाहिए, बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है पेटेंटेबल यूजफुलनेस। ये तो यही हो गया ना कि भाई पेटेंट जो है आप जिस चीज के लिए ले रहे हो वो यूजफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई आप कुछ बना रहे हो उसका कुछ काम ही नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। उसका उस इन्वेंशन का जो है सोसाइटी इंडस्ट्री में उसका जो है फायदा होना चाहिए, तभी आपको जो है पेटेंट मिलेगा। तो ये जो है 4-5 आपको मेन याद रखना है एसेंशियल में: नोवेल्टी, इन्वेंटिव स्टेप्स, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर, सफिशिएंट डिस्क्लोजर और ट्रू इन्वेंटरशिप। अगर ये 4-5 चीज आपको याद आ गया, ठीक है, तो आप आराम से एग्जाम में एसेंशियल एलिमेंट के बारे में लिख सकते हैं। सभी को समझ में आया? क्लियर है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन एसेंशियल कंडीशन ऑफ अ ट्रेडमार्क अंडर ट्रेडमार्क एक्ट। ट्रेडमार्क एक्ट के अंदर एसेंशियल आपसे पूछ रहा है कि क्या क्या कंडीशन होने चाहिए ट्रेडमार्क के लिए, तब आपका ट्रेडमार्क एकदम अच्छा ट्रेडमार्क माना जाएगा। ठीक है, ये पूछ रहा है आपसे बेसिकली। तो सबसे पहले आपको ट्रेडमार्क को डिफाइन कर देना है। कोई ऐसा मार्क जो कैपेबल हो आपके गुड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए और डिस्टिंग्विश करने के लिए किसी अदर कंपनी के गुड्स से। ठीक है, यही होता है ट्रेडमार्क। ये एक राइट होता है जो ओनर को मिलता है गवर्नमेंट के जरिए। ठीक है, जिसको जो आपको 10 साल के लिए मिलता है। बाद में आप अगर इसको रिन्यूअल कराना चाहो तो करा सकते हो। अब आपसे पूछ रहा है कि कंडीशन क्या है एसेंशियल किसी ट्रेडमार्क को अच्छा ट्रेडमार्क मानने के लिए या ट्रेडमार्क को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। ठीक है, ये दोनों बातें हो सकती है। तो सबसे पहला है डिस्टिंक्टिवनेस। ठीक है, आपका जो गुड्स है या सर्विस है वो दूसरे से अलग होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए। ठीक है, ये मेन है। मेन एसेंशियल में यही है कि आपका जो ट्रेडमार्क है, आपका जो गुड्स है या सर्विस है वो दूसरों से बिल्कुल अलग होना चाहिए, तब आपको जो है ट्रेडमार्क मिलेगा। दूसरा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जो आपका ये क्या बोलते हैं ट्रेडमार्क है जिसके ऊपर आप लेने वाले हो, वो कैपेबल होना चाहिए कि भाई मतलब लोगों को समझ में आए आपके प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि किसी को पता ही नहीं चलता है कि आपका ये जो ट्रेडमार्क जिसके ऊपर लेने वाले हो वो है क्या चीज। ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसका होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट मतलब उसका डिजाइन ऐसा हो जो लोगों को समझ में आए, या ऐसा कोई कलर हो जो लोगों को समझ में आए, या ऐसा कोई डिजाइन हो जो सबको समझ में आए, तो ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तीसरा है कैपेबिलिटी टू डिस्टिंग्विश गुड्स और सर्विस। आपके जो ट्रेडमार्क जिस चीज के लिए लेने आए हो वो डिफरेंट होना चाहिए आपके गुड्स और सर्विस से। ठीक है, जैसे मैं शू का लेने आया हूं, मान के चलते हैं एक तरीके से क्या बोलते हैं उसको, मैं किसी कंपनी का शू बनाता हूं। ठीक है, तो मैं अपने प्रोडक्ट का नाम ही शू नहीं रख सकता। ठीक है,
तो गुड्स का जो है ना एकदम मतलब उसका नाम से थोड़ा सा अलग होना चाहिए पहचान, समझ रहे हो? जैसे किसी एग्जाम्पल पे यहाँ दिया हुआ है कोका कोला। कोका कोला जब आप पीते हो तो आपको लगता है कुछ ऐसा है क्या कि ये किसी और चीज का ब्रांड होगा? नहीं, सबको पता है कि भाई ये सॉफ्ट ड्रिंक का ब्रांड है। ठीक है, तो ऐसा कोई ट्रेडमार्क जो क्लियरली इंडिकेट करता होगा उस प्रोडक्ट को, ठीक है, उस सर्विस को, कि ये सर्विस या प्रोडक्ट कहाँ से आ रहा है, ऐसा। नेक्स्ट है आपका डू नॉट डिसेप्टिव और मिसलीडिंग। आपके ट्रेडमार्क डिसेप्टिव नहीं होने चाहिए, डिसेप्टिव और मिसलीडिंग। ठीक है, डिसेप्टिव मतलब उसके जैसा, ऐसा कि लोग कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, केस लॉ कौन सा था? एक सरदार बक्स वर्सेस स्टारबक्स। लोगों को लगता था ऐसा कि स्टारबक्स वाला ही सरदार बक्स का निकाला है, ठीक है, क्योंकि उसका जो लोगो था सेम टू सेम लोगो जो है, थोड़ा बहुत डिफरेंस था, सरदार बक्स जो है अपने कैफेटेरिया में लगा दिया। अब लोगों को होने लगा कंफ्यूजन, तो ये है डिसेप्टिव सिमिलर। ठीक है, कि आप जैसा बना, आप लोगों ने देखा होगा ना बिस्लेरी पानी कितने नाम से बिक रहा है पता है? बिस्लेरी, बिस्लेरा, बिस्बेरी, बिस, मतलब ऐसे करके बहुत सारे हैं, BES, BAS, BES, मतलब ऐसा करके। तो एक कंपनी के ब्रांड को मिसलीड करने के लिए आप वर्ड्स बदल देते हो। आप जाओगे स्टेशन पे तो आप कभी बैग, स्टेशन का कभी बैग लेके देखना, तो उस पे लिखा रहेगा, जैसे कौन सा बैग का कंपनी है बहुत फेमस, अमेरिकन टूरिस्टर। तो आप जाओगे वहां पे देखने तो दिखेगा अमेरिकन टूरिस्टो, अमेरिका टूरिस्टा, मतलब ऐसा करके। तो डिसेप्टिव सिमिलर बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा कुछ है तो आपको ट्रेडमार्क नहीं मिलेगा। आपको जैसे ही पहले बोल दिया कि डिस्टिंक्ट होना चाहिए, तो आपका एकदम डिस्टिंक्ट होना चाहिए। ठीक है, ताकि कस्टमर डिसीव ना हो, कस्टमर को गुमराह न कर सके। ठीक है, उसको पहचान हो कि ये प्रोडक्ट किस कंपनी का, ऐसा। नेक्स्ट है नॉट कन्फ्लिक्टिंग विद अर्लियर ट्रेडमार्क। अगर किसी ने पहले से ट्रेडमार्क ले रखा है, ठीक है, तो उसका ट्रेडमार्क जो है कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ऐसे आपके होने चाहिए। ठीक है, मैंने एप्पल का ट्रेडमार्क ले रखा है, अब कोई और एप्पल का ट्रेडमार्क लेना चाहते हैं तो ये कन्फ्लिक्ट हो जाएगा ना, फिर तो फिर आपको नहीं मिलेगा। तो कन्फ्लिक्टिंग नहीं होना चाहिए, तो आपको ट्रेडमार्क आराम से ग्रांट कर दिया जाएगा। तो ये कुछ एसेंशियल है। लास्ट है नॉट जेनरिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जेनरिक का मतलब क्या है? जैसे मान के चलो यहाँ पे मैं बताऊं, मैं दूध का कंपनी खोल रहा हूँ, ठीक है, तो मैं अपने दूध का नाम ये नहीं रख सकता, ये क्या बोलते हैं उसको, मिल्क ब्रांड या आप फ्रेश ब्रांड, ऐसा कुछ मैं नाम नहीं रख सकता जो उसके जेनर को ही बदल दे। ठीक है, जेनेरिक नहीं होना चाहिए। मैं अगर एप्पल की कंपनी बनाता हूँ, सेब खाने वाला, तो मैं उसका ट्रेडमार्क एप्पल नहीं रख सकता, जेनेरिक हो जाएगा। ठीक है, एक ही जेनर का हो जाएगा। तो ऐसा नाम आप नहीं रख सकते हैं। अगर अलग है, मैं जैसे जूता बना रहा हूँ तो उसका नाम मैं लक्स रख सकता हूँ, ठीक है, उसका नाम मैं बाटा रख सकता हूँ, उसका नाम मैं सुमो रख सकता हूँ, कुछ भी रख सकता हूँ, लेकिन मैं शू के कंपनी का ट्रेडमार्क शू नहीं रख सकता। ठीक है, या बेस्ट क्वालिटी नहीं लिख सकता, या मैं 100% लेदर, ऐसा कुछ ब्रांड का लोगो नहीं बना सकता। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो जेनर हो जाएगा, उसी जेनेरिक का हो जाएगा, तो ऐसा प्रोहिबिटेड है। ठीक है, आप लोगों को गुमराह कर दोगे ना। जैसे मान के चलिए, एक एग्जांपल के तौर पे, मैं सिल्क कंपनी का सिल्क जो है होता है ना अपना, क्या बोलते हैं यार, एक तरीके छोड़ो, सिल्क छोड़ो, कॉटन कितना अच्छा होता है कपड़ा पहनने में, कॉटन का। ठीक है, मैं अपने कपड़े का जो बनाता हूँ वो कॉटन नहीं है, वो है पॉलिस्टर, और मैंने ब्रांड का नाम ले लिया है कॉटन। ठीक है, अब लोग गुमराह होंगे या नहीं होंगे? गुमराह होंगे ना,
कि उनको लगेगा कि भाई ये कॉटन लिखा है तो फिर ये कॉटन का ही होगा, जबकि है वो पॉलिस्टर। तो आप ऐसे जेनेरिक नाम नहीं रख सकते जिससे लोग कंफ्यूज हों, ठीक है। तो जैसे आप सेब बेच रहे हो तो आप अपने ही कंपनी का नाम एप्पल नहीं रख सकते, क्योंकि सेब सभी को पता है सेब का इंग्लिश होता है एप्पल, तो आप एप्पल कैसे रख सकते हो नाम, ऐसा कुछ। समझ में आया? 19 नंबर, डिस्कस द राइट्स ऑफ अ पेटेंट होल्डर, व्हाट आर द एक्सेप्शंस एंड लिमिटेशन टू दिस राइट। ठीक है, इजी सवाल है। ये पूछ रहा है कि पेटेंट होल्डर के क्या क्या राइट्स होते हैं वो बताइए, और क्या क्या एक्सेप्शंस है, कब कब पेटेंट आपको मतलब वायलेट नहीं माना जाएगा, कब कब उसका कोई और इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है, ये एक्सेप्शन होता है। तो ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को पेटेंट समझाना है, पेटेंट क्या होता है। तो पेटेंट एक इन्वेंटर को दिए जाने वाले एक्सक्लूसिव राइट होते हैं किसी इन्वेंशन के लिए, ठीक है, जो उसको 10 साल के 20 साल के लिए मिलता है। ये बात याद रखिए। अब दूसरा पूछ रहा है कि राइट ऑफ पेटेंट होल्डर क्या है। तो क्या है राइट ऑफ पेटेंट होल्डर? मेक द इन्वेंशन, पहला राइट। यूज द इन्वेंशन, दूसरा राइट। सेल द इन्वेंशन, तीसरा राइट। इंपोर्ट द इन्वेंशन, चौथा राइट। लाइसेंस टू इन्वेंशन, पांचवा राइट, ठीक है। और छठा राइट है प्रिवेंट अदर फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्ट एंड टेक एक्शन अगेंस्ट हिम। तो ये 5-6 राइट्स हैं जो पेटेंट होल्डर को मिलते हैं, ठीक है। अब एक्सेप्शन क्या है? कब कब आपके पेटेंट का कोई इस्तेमाल कर लेगा, इन्वेंशन का इस्तेमाल कर लेगा और वो वायलेशन भी नहीं माना जाएगा, तो ये एक्सेप्शन हो गया ना। तो एक्सेप्शन में पहला है गवर्नमेंट यूज। मैंने आप लोगों को बताया था कि गवर्नमेंट के पास पब्लिक वेलफेयर में बहुत सारे पावर होते हैं, ठीक है। उनको ये पता होता है कि भाई मुझे अगर कुछ करना है तो मैं आपसे परमिशन क्यों लूंगा। वो एक्ट में ही लिख दिया हुआ है कि अगर गवर्नमेंट अपने मतलब पब्लिक वेलफेयर के लिए कोई भी चीज यूज करता है, चाहे वो आपका कॉपीराइट हो, चाहे आपका ट्रेडमार्क हो, चाहे आपका पेटेंट हो, ठीक है। हम खास करके यहाँ पेटेंट पढ़ रहे हैं तो पेटेंट की बात करेंगे। तो आपने किसी भी चीज का पेटेंट लिया है तो आपने कंप्लीट स्पेसिफिकेशन दिया है, गवर्नमेंट के पास सारा डेटा है, अगर वो चाहे तो किसी और से बनवा सकते हैं, लेकिन वो पब्लिक वेलफेयर में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी ने पेटेंट लिया और आप अपने इंडिविजुअल के फायदे के लिए उसका मिसयूज कर रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट यूज फॉर वेलफेयर पर्पज एंड रीजनेबल, ठीक है, ऐसा रीजनेबल होना चाहिए। जैसे कोई हेल्थ इमरजेंसी है और आपने कोई ऐसी वैक्सीन बनाई थी जिसकी जरूरत थी, तो गवर्नमेंट आपसे बिना पूछे भी उसका यूज कर सकते हैं। कोविड का टाइम ले लो, लाखों लाख वैक्सीन बनते गए, ठीक है, गवर्नमेंट ने सबको परमिशन दे दिया कि भाई इसको बनाओ ज्यादा से ज्यादा। तो गवर्नमेंट यूज पेटेंट एक्ट में एक्सेप्शन में आता है। दूसरा है कंपलसरी लाइसेंसिंग। कंपलसरी लाइसेंसिंग भी आपके जो है एक्सेप्शन में आते हैं। मैंने आपको बताया था कि कंपलसरी लाइसेंसिंग क्या होता है। कंपलसरी लाइसेंसिंग मैंने आपको बताया था, अभी एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। सिप्ला नाम की कंपनी है, मैनफोर्स नाम की कंपनी है, मैनकाइंड नाम की कंपनी है, ठीक है, बहुत सारे कंपनी है। सिप्ला नाम की कंपनी जो है मेडिसिन में अभी कैंसर का दवा निकाली है, एक वैक्सीन लगाओ और कैंसर से मुक्ति पाओ, ठीक है। उनको पता है कि अभी तक कैंसर का कोई वैक्सीन आया नहीं है जो एक ही वैक्सीन में आपका पूरा कैंसर ठीक कर दे। उनके रिसर्चर ने दिन रात मेहनत किया और उन्होंने वैक्सीन बना डाली। अब उन्होंने वैक्सीन बनाया तो उनको पता है कि भाई अभी तक कोई बनाया नहीं है, तो उसके ऊपर पेटेंट तो उसको मिल ही जाएगा। पेटेंट मिलने के बाद वो उल जलूल पैसे में उसको बेचेगा, ठीक है। एक वैक्सीन 1 करोड़, एक वैक्सीन 50 लाख, एक वैक्सीन 20 लाख। क्यों? क्योंकि आज तक किसी ने बनाया नहीं और ये पहली बार बनाया, तो लूट मचाएगा, ठीक है। तो यहीं पे आता है रोल कंपलसरी लाइसेंसिंग का। कंपलसरी लाइसेंसिंग एक ऐसा मैकेनिज्म है जो गवर्नमेंट को पावर देता है कि कोई ऐसे मेडिसिन या कोई भी ऐसा इन्वेंशन, ठीक है, जिसके ऊपर पेटेंट ले लिया गया है लेकिन वो पब्लिक वेलफेयर के लिए बहुत जरूरी है,
उसके ग्राउंड हैं, या तो वो बहुत महंगा है, ठीक है, या तो वो फॉरेन कंट्री द्वारा बनाया जा रहा है, ठीक है, या वो कंपनी जितना जरूरत है उतना नहीं बना पा रहा है, ठीक है। ये 3 ग्राउंड पे कंपलसरी लाइसेंसिंग के जरिए किसी थर्ड पार्टी को ऑथराइज कर देगा कि भाई आप ये पेटेंटेड प्रोडक्ट बनाइए और हमें दीजिए, ठीक है। ग्राउंड हमेशा याद रखना कंपलसरी लाइसेंसिंग के, या तो वो कंपनी बाहर की होनी चाहिए, या तो वो सामान जो बना रहा है वो बहुत महंगा है, और या वो उस सामान का जो आपूर्ति है वो नहीं कर पा रहा है। तो इस 3 कंडीशन में कंपलसरी लाइसेंसिंग का प्रावधान किया गया है, जिसमें गवर्नमेंट किसी थर्ड पार्टी को लाइसेंस दे सकता है कि भाई आप भी इस प्रोडक्ट को बनाइए, और बिना उस ओरिजिनल इन्वेंटर के कंसेंट के, ठीक है। तो ये भी कंपलसरी लाइसेंसिंग एक्सेप्शन में आता है। तीसरा है एक्सपेरिमेंटल यूज या रिसर्च के लिए, आपके किसी पेटेंटेड प्रोडक्ट का, ठीक है, कोई एक्सपेरिमेंटल यूज हो रहा है या रिसर्च के लिए काम किया में लिया जा रहा है किसी लैब में या किसी टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा, तो वो भी आपका पेटेंट वायलेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो एक्सेप्शन में आएगा। नेक्स्ट है आपका फोर्थ, एक्सर्शन ऑफ राइट, फर्स्ट सेल डॉक्ट्रिन। आपने किसी को पेटेंटेड प्रोडक्ट का जो है सेल कर दिया लीगली कि भाई मुझे इसके ऊपर पेटेंट मिला था, अब मैं इसको बेचना चाहता हूं, और आपने किसी को फर्स्ट सेल कर दिया, बेच दिया, ठीक है। अब बाद में आप इसको किसी और को नहीं बेच सकते, ठीक है। तो ये भी एक एक्सेप्शन में, अगर वो बंदा जिसको आपने दिया था, बेचा था, अगर वो किसी और को बेच रहा है तो आप उसको रोक नहीं सकते कि भाई ये मेरा तो पेटेंट का वायलेशन कर रहा है, मैंने तो इसको बेचा था। नहीं, आपने जब एक बार बेच दिया तो जिसको मिला वो किसी और को भी बेच सकता है। आप उसको ये नहीं बोल सकते कि ये किसी और को नहीं बेच सकता, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट है आपका प्राइवेट एंड नॉन कॉमर्शियल यूज। अगर कोई पेटेंट जिसका प्राइवेट यूज हो रहा है या नॉन कॉमर्शियल यूज हो रहा है, ठीक है, तो वो भी आपके पेटेंटेड प्रोडक्ट का इन्फ्रिंजमेंट नहीं माना जाएगा। आपने किसी चीज के ऊपर पेटेंट लिया था, ठीक है, और मैं उस पेटेंटेड प्रोडक्ट का अपने घर में कुछ इस्तेमाल कर रहा हूँ, कुछ भी मेरा मर्जी है, मैं कुछ भी करूँ, ठीक है, लेकिन मैं आपका गलत इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, मुझे उसके ऊपर कोई फाइनेंशियल गेन करने का भी इरादा नहीं है, तो उसको भी आप इन्फ्रिंजमेंट नहीं बोल सकते, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल एक्सेप्शन फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। कोई आपके पेटेंटेड प्रोडक्ट का टीचिंग और लर्निंग में इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो भी इन्फ्रिंजमेंट नहीं माना जाएगा। समझ में आया ये एक्सेप्शन? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन कंपलसरी लाइसेंसिंग अंडर द पेटेंट एक्ट। अभी ही बताया मैंने आपको, अभी ही, ठीक है, तो इसको डिटेल में समझाने की वापस से कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ये कंपलसरी लाइसेंसिंग तब ग्रांट किया जाता है जब गवर्नमेंट को ऐसा एप्लीकेशन मिले, ठीक है, कोई एप्लीकेशन करता है कि सर ऐसा है, ये सिप्ला कंपनी को पेटेंट मिला था और ये सिप्ला कंपनी जो है बहुत महंगे में दवा बेच रही है, तो ऐसे में आम आदमी कैसे वो खरीदेगा, तो लोग तो मरेंगे। तो फिर आपका काम क्या है भाई, आप तो जनता का वोट लेते हो, तो प्रोटेक्ट करने का भी अधिकार आपका है, ठीक है, ड्यूटी आपका है, तो करो प्रोटेक्ट, मुझे लाइसेंस दो, मैं और भी दवा बनाता हूँ, सस्ता में बनाऊंगा, ठीक है। तो तो पहली बात यह है कि वो सिप्ला कंपनी अपने प्रोडक्ट को लार्ज स्केल पे नहीं बना पा रही है, फर्स्ट ग्राउंड। दूसरा, रीजनेबल जो प्राइस है उससे बहुत ज्यादा वसूल रही है, हो गया। तीसरा, इंडिया में बनता ही नहीं है वो, ठीक है। चौथा, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। तो ये 3-4 है, मैंने पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूं। ये जो है कंपलसरी लाइसेंसिंग का कौन कर सकता है? कोई भी कर सकता है। मैं इंडिविजुअल हूँ, मुझे पता चला सिप्ला वाला बहुत महंगे में बेच रहा है, ठीक है, मैं गवर्नमेंट से बोलूंगा कि भाई ऐसा ऐसा है,
कंट्रोलर के पास एक एप्लीकेशन दूंगा कि देखो ऐसा ऐसा सीन है। ग्राउंड क्या देना पड़ेगा अपने को, ग्राउंड देना पड़ेगा। देखिए नीचे लिखा है ग्राउंड फॉर ग्रांटिंग कंपल्सरी लाइसेंसिंग सेक्शन 84। पहला, रीजनेबल पब्लिक डिमांड नॉट मेट, जितना पब्लिक का डिमांड है उतना वो नहीं बना पा रहा है, मैंने पहले बताया था। दूसरा, इन्वेंशन नॉट वर्कड इन इंडिया, मैंने पहले बताया था अगर वो इन्वेंशन भारत में नहीं हो रहा है तो ये भी एक ग्राउंड होता है कंपल्सरी लाइसेंसिंग का। तीसरा, हाई रेट एक्सेसिव प्राइसिंग, मैंने बताया था कि अनअफोर्डेबल प्राइस में अगर वो बेचेगा तो आम इंसान ले ही नहीं पाएगा, तो फिर आम इंसान के जीवन का क्या, तो इसीलिए फिर कंपल्सरी लाइसेंसिंग। और लास्ट है फॉर पब्लिक वेलफेयर और पब्लिक इंटरेस्ट, अगर हेल्थ या एनवायरमेंटल या कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए उस चीज का बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है, तो भी उसके लिए कंपल्सरी लाइसेंसिंग का आप एप्लीकेशन कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, तो फिर वही कंट्रोलर के पास एप्लीकेशन दो। अब सामने वाले को जो है नोटिस भेजा जाएगा कि भाई तुम्हारे पेटेंट का कोई कंपल्सरी लाइसेंसिंग के लिए आया है, फिर दोनों का हियरिंग होगा, फिर लास्ट में आपको ग्रांट कर दिया जाएगा। लेकिन हाँ, जो ओरिजिनल पेटेंटी होगा उनको रॉयल्टी दिया जाता है, भाई तुम्हारा ही मेन इसमें, जैसे हम कॉपीराइट में मोरल राइट देते थे, राइट, कि भाई ये जो फिल्म बना है भले मैंने उसको पैसा दे दिया है लेकिन ये फिल्म सौजन्य से सो एंड सो है, ठीक है, तो क्यों हम देते हैं, ताकि भाई उसने बनाया था, कहीं ना कहीं क्रेडिट उसका खत्म थोड़ी होगा। वैसे ही यहाँ पे रॉयल्टी दिया जाता है, ठीक है, कि भाई आपको ये अमाउंट में एज अ कंट्रोलर गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा क्योंकि आपने समाज के लिए ये काम किया था, ऐसा, ठीक है। प्रोसीजर बता दिया, प्रोसीजर मोर और लेस सबका सेम ही है, चाहे आप कंपलसरी लाइसेंसिंग के लिए करो, चाहे आप पीछे ऑब्जेक्शन के लिए एप्लीकेशन कर रहे थे वहां पे भी देख लो कि वो कंट्रोलर के पास करेंगे, सामने वाले को नोटिस जाएगा, दोनों पार्टी हियरिंग के लिए आएंगे, फिर ऑर्डर पास हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे भी है, कंपलसरी लाइसेंसिंग के लिए भी आपको ऐसे ही एप्लीकेशन करना पड़ता है, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ ट्रेडमार्क, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड ट्रेडमार्क। तो गुड ट्रेडमार्क का अभी मैंने पीछे ही बताया था, क्या था, डिस्टिंक्टिवनेस होना चाहिए, राइट, बताया था ना अभी, देखो ना पीछे मैंने बताया था ट्रेडमार्क के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, देखो इधर गया, एक सेकेंड, हाँ, तो क्या है ना अपन को डिटेल में फिर से वापस नहीं करना पड़ेगा क्योंकि अपने को फटाफट करना, एसेंशियल कंडीशन ऑफ ट्रेडमार्क। तो ये जो एसेंशियल कंडीशन है ट्रेडमार्क का वही यहाँ पे पूछ रहा है आपसे वापस से। तो क्या था, पहला डिस्टिंक्टिवनेस, दूसरों से अलग होना चाहिए, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, आपके जो प्रोडक्ट हैं वो लोगों को ऐसा लगे, ठीक है, आपके लोगों से कि भाई हाँ ये इस कंपनी का प्रोडक्ट है, डिजाइन से इस कंपनी का, आपका सब कुछ नॉर्मल ही है, दूसरे कंपनी भी वैसे ही बना रहे, तो क्या मतलब है, ठीक है। फिर डिस्टिंग्विश करने में कैपेबल होना चाहिए, मिसलीडिंग नहीं होने चाहिए, ठीक है, अर्लियर ट्रेडमार्क अगर किसी ने लिया है तो उसके कॉन्ट्राडिक्शन में नहीं होना चाहिए और जेनेरिक नहीं होना चाहिए। तो ये एसेंशियल कंडीशन है, तो एसेंशियल कंडीशन ही वैलिड ट्रेडमार्क का जो है क्राइटेरिया सेट करता है, ठीक है, वही एक क्वालिटीज होते हैं। तो यहाँ पे वही पूछ रहा है कि क्या क्वालिटीज होते हैं गुड ट्रेडमार्क का, तो देखो डिस्टिंक्टिवनेस, इसके बाद है इजी टू प्रोनाउंस, ये भी लिख सकते हैं आप गुड ट्रेडमार्क में, ठीक है, फिर है ग्लोबल एप्लीकेबिलिटी, फिर है मार्केट में वो दिखना चाहिए, समझ में आना चाहिए, ठीक है, फिर उसका एडवर्टीजमेंट होना चाहिए। अगर क्वालिटीज ऑफ गुड मार्क की बात करें तो ये सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर क्या पूछ रहा था, वेरियस फॉर्म्स ऑफ ट्रेडमार्क, कितने टाइप के होते हैं मार्क ट्रेडमार्क के अंदर, तो वर्ड्स मार्क होता है, लोगो मार्क होता है, वर्ड्स मार्क में क्या आता है, जैसे कंपोज्ड ऑफ लेटर, वर्ड्स या नंबर, एग्जांपल के तौर पे गूगल,
GOOGLE, इसके ऊपर उन्होंने वर्ड मार्क ले रखा है। दूसरा है लोगो मार्क, जैसे एप्पल का लोगो आपने देखा होगा, आधा कटा हुआ सेब, लोगो मार्क है। तीसरा आता है कॉम्बिनेशन मार्क, कॉम्बिनेशन मार्क, ठीक है, जिसमें मार्क के साथ कोई लोगो हो। एग्जाम्पल के तौर पे स्टारबक्स कॉफी, नीचे लिखा है स्टारबक्स, ऊपर एक महिला का जो है बाल का वो पूरा हेयर स्टाइल दिया हुआ है, ठीक है। तो ये है कॉम्बिनेशन मार्क, जिसमें वर्ड भी है, लोगो भी है। आप देखो स्कोडा कार, नीचे लिखा रहेगा एस, ठीक है, और ऊपर किसी पक्षी का वो पंख बना हुआ है, ये क्या है ये कॉम्बिनेशन मार्क है। फिर है शेप मार्क, शेप मार्क मतलब कोई ऐसा आपके कंपनी का कोई सामान है जिसका शेप यूनिक है, उसके ऊपर आप शेप मार्क ले सकते हो। जैसे कोका कोला के बोतल के ऊपर कोका कोला कंपनी ने शेप मार्क ले रखा है, ठीक है। एक आता है टोबल रॉन चॉकलेट, उसका जो शेप है वो ट्रायंगल है, ठीक है। उसने उसके ऊपर ट्रेडमार्क ले रखा है कि चॉकलेट में कोई अब ऐसा कोई शेप नहीं रख सकता। तो ऐसा होता है, आप शेप मार्क ले सकते हैं। अगला है कलर मार्क, कलर मार्क अगर आपके कोई आपके प्रोडक्ट का कोई ऐसा कलर है जो एकदम यूनिक है, ठीक है, तो आप उसके ऊपर कलर मार्क ले सकते हो। जैसे कैडबरी का जो चॉकलेट है पर्पल कलर का, वो ट्रेडमार्क ले लिया है किसने, कैडबरी ने। अब कैडबरी जैसा चॉकलेट का जो पैकिंग है वैसा दूसरे कंपनी कोई नहीं कर सकता, वैसा रैपर, ठीक है, क्योंकि उसने कलर का मार्क ले रखा है। नेक्स्ट है साउंड मार्क, साउंड मार्क का मतलब जैसे आप ये मोटो का मोबाइल चालू करो, उसमें एक साउंड आता है हेलो मोटो, उसके ऊपर साउंड मार्क ले रखा है मोटो वाले ने, वो साउंड कोई कॉपी नहीं कर सकता। ऐसे ही नोकिया का फोन पहले जमाने में आता था, तो उसको चालू करोगे तो बोंग 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 ऐसा कुछ मतलब एक टोन आता था जो सिर्फ नोकिया का ही था, तो वो उसके ऊपर साउंड मार्क ले रखा था कि कोई और उसका यूज नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है आपका मोशन मार्क, मोशन मार्क ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। देखो मैं इंपॉर्टेंट बताता हूँ, वर्ड मार्क है, लोगो मार्क है, कॉम्बिनेशन मार्क है, शेप मार्क है, कलर मार्क है, साउंड मार्क है, सर्टिफिकेशन मार्क है, कलेक्शन मार्क है। ये जो है ये मेन है। और एक आता है, एक और है, मुझे अभी याद नहीं है, इसमें जिक्र ही नहीं है उसका। मेरे उस नोट्स में है जो मैंने हैंड हैंड से बनाया ना, उसमें है, उसमें जाके एक बार देखना। तो ऐसा है, ठीक है। तो सर्टिफिकेशन मार्क में क्या आता है, जो आपने देखा होगा कोई फूड का प्रोडक्ट लो, दूध ले लो, उसमें देखना फसाई का मार्क होता है। कोई सामान लो लोहे का या कोई ऐसा प्रोडक्ट, जैसे आपका स्टील का चूल्हा लो या कुछ भी ऐसा लोगे तो उस पे ISI का मार्का होता है, ठीक है। तो जिस प्रोडक्ट के ऊपर सर्टिफिकेशन दिया जाता है कि भाई ये किसी स्टैंडर्ड को मीट कर रहा है, तो उसके ऊपर ये सर्टिफिकेशन मार्क लिया जा सकता है। तो ISI मार्क, फसाई मार्क इसका एग्जाम्पल है। कलेक्टिव मार्क, कलेक्टिव मार्क मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यूज किया जाने वाला कोई ओरिजिन इंडिकेटेड वर्ड्स, जैसे सीए के द्वारा लगाया जाता है ना, जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं वो सीए लगाते हैं, ये क्या है, ये कलेक्टिव मार्क है। जितने भी एडवोकेट हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी आएंगे सब एडवोकेट लगाएंगे कलेक्टिव मार्क। जितने भी कंपनी सेक्रेटरी हैं सब अपने नाम में CS लगाएंगे, क्या है, कलेक्टिव मार्क, ठीक है। तो ये जो है मेन मार्क है जो आपको समझने की जरूरत थी। क्वालिटी क्या है गुड ट्रेडमार्क का, तो डिस्टिंक्टिवनेस होना चाहिए, मेमोरेबल होना चाहिए, ठीक है, लीगली प्रोटेक्टेबल होना चाहिए, इजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको याद रखना है। क्लियर है?